गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है एमएस एक्सेल को जो है इसका क्लास हम लोगों ने जो है देखा हुआ था। आज के क्लास में जो है एमएस एक्सेल से जो है टोटल 58 सवाल को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो है एमएस एक्सेल जो है उसको करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है इसमें जो है सवाल बनते हैं और सवाल जो है किस तरह से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि टेबल के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ से जो है जेएसएससी में जो है कम से कम इस पीडीएफ से 2 सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, झारखंड सचिवालय, जेएसएससी, सीजीएल या फिर एलडीसी, इसमें कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से रहेगा। और एमएस एक्सेल से जो सवाल पूछेगा उसमें से 2 प्रश्न जो है आज के पीडीएफ से पूछे जाएंगे कम से कम, क्योंकि एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस है और एकदम अंदर से जो एमएस एक्सेल से पूछा जाता है उसी से है। लगभग जो है 58 सवाल को जो है आज हम करवा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखिए कि टेबल के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है किसमें, एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेस में या फिर एमएस इंफॉर्मेशन पाथ फाइंडर में। तो एमएस एक्सेल में जो है टेबल के रूप में जो है डाटा को जो है स्टोर करके रखा जाता है। आपको हम पीडीएफ वाले क्लास में भी बताए थे। यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखिएगा आपको जो दिया गया है पीडीएफ पिछले क्लास में डाटाबेस तैयार करने के लिए, अगर इसमें भी नहीं समझ में आता है आपको तो आप जो है डायरेक्ट एमएस एक्सेल पे जाइए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 बच्चों का नाम लिखेंगे, अमित लिखें, फिर जो है राज लिखें, फिर जो है अनिल लिखें, फिर जो है रजनी लिखें। तो ये सब डेटा तैयार किया जाता है एमएस एक्सेल में। यही सवाल तो पूछा गया था इसमें कि एमएस एक्सेल में जो है टेबल के रूप में जो है डाटा को जो है स्टोर किया जाता है। ये प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए कि एमएस एक्सेल के लाभ हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपको पिछले क्लास में हमने जो है बताया हुआ था। यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल के लाभ, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये पीडीएफ में आपको दिए हुए थे। डाटा स्टोर करने में आसानी होती है, डाटा रिकवरी करने में जो है आसानी होती है, मैथमेटिकल जो फार्मूला लगाना जो है इसमें आसानी होती है, सभी डाटा को एक जगह उपलब्ध हो जाता है सारे डेटा, और डाटा लॉस होने की संभावना जो है कम हो जाती है। किसमें, एमएस एक्सेल में। यही सवाल यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया है इसको देखिए कि एमएस एक्सेल के लाभ बताइए। एमएस एक्सेल के लाभ निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। डाटा स्टोर करने में आसानी बनाता है, डाटा रिकवरी करने में आसानी बनाता है, गणितीय फार्मूला लगाने में आसानी होती है। मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए और भी सवाल हैं उसको कीजिए। तीसरा नंबर देखिए कि एमएस एक्सेल के किस मेनू में पाई ऑप्शन उपलब्ध होता है। चार्ट, पाई क्या है, चार्ट है ना, तो कौन से ऑप्शन में जो है उपलब्ध होता है। इसको जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, सवाल को पहले अच्छे से देख लीजिए कि एमएस एक्सेल के किस मेनू में पाई ऑप्शन उपलब्ध होता है। डायरेक्ट एमएस एक्सेल पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, और इंसर्ट पे जब जाओगे तो आपको दिखेगा पाई। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है चार्ट में जो है पाई दिखेगा। तो इसमें क्या पूछा है कि एमएस एक्सेल के किस मेनू में जो है पाई ऑप्शन उपलब्ध रहता है। तो डेटा में या फिर फॉर्मेट में या फिर व्यू में या फिर इंसर्ट में। तो राइट आंसर इंसर्ट हो जाएगा। पाई के जगह पे लाइन पूछेगा, पाई के जगह पे कॉलम भी पूछ सकता है, पाई के जगह पे बार भी पूछेगा। ये सब क्या है, ये सब चार्ट का नाम है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, अभी और भी सवाल आएंगे यहाँ से। एरिया हो गया, स्कैटर हो गया, अदर चार्ट्स हो गया, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, इंसर्ट बटन क्लिक करने पे। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि एमएस एक्सेल के किस मेन्यू में पाई ऑप्शन उपलब्ध होता है, इंसर्ट वाला मेन्यू में। फिर आगे एक और सवाल है, चौथा नंबर, कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। सेंटर, राइट, जस्टिफाइड या फिर लेफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो चौथा ऑप्शन आएगा ही नहीं, जेएसएससी चौथा ऑप्शन नहीं पूछता है। ये सवाल पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पूछा गया है, दो तरह के सवाल बनते हैं, एक पूछेगा टेक्स्ट, एक पूछेगा नंबर। ठीक है, तो टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है। अगर इस तरह का सेल होता है तो आप टेक्स्ट लिखोगे तो लेफ्ट में लिखाएगा, और अगर नंबर लिखते हो सेल में तो सेल जो है राइट साइड में लिखाता है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए ए एक्टिव सेल है। ठीक है, यहाँ पे हम दबाते हैं ए, कैपिटल में हम जो है ए दबाएं, इसको इंटर किए। ठीक है, अब नीचे हम दबाते हैं 5, तो इसको इंटर किए। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है, दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस कि अगर हम कोई टेक्स्ट को हम इसमें अगर इंटर करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो ये जो सेल है इसके लेफ्ट साइड में जो है देखने को मिलता है। लेकिन कोई नंबर अगर दबाते हैं, कोई नंबर इंटर करते हैं तो इस सेल के राइट साइड में जो है आपका नंबर जो है शो करता है। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। तो टेक्स्ट जो भी होता है वो राइट साइड लेफ्ट साइड में होता है, और जो नंबर होता है राइट साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया था कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है। इसको भी याद रखिएगा। फिर एक और सवाल है, इसको देखिए 5वां नंबर कि MS एक्सेल, इसको देखिए कि एक्सेल 2007 और इसके बाद के संस्करण में जो भी MS एक्सेल का जो 2007 वाला वर्जन है या फिर इसके बाद का जो वर्जन है 10, 11, 12, उसमें पूछा है कि कॉलम की संख्या कितनी होती है। एक और सवाल है कि एक्सेल 2007 या इसके बाद के जो वर्जन आया है उसमें रो की संख्या कितनी होती है। तो आप अगर पिछले क्लास का PDF अगर देखे होंगे तो आपको जो हमने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है, कि सबसे पहला 5वां सवाल पूछा गया था कि कॉलम की संख्या कितनी है। तो कॉलम की संख्या जो है यहाँ पे देखिए 16,384। MS एक्सेल 2007 के वर्जन जो है 2007 या फिर इसके बाद का जो वर्जन आया था उसमें कॉलम की संख्या कितनी थी, 16,384। और अगर पूछेगा इसमें कि रो की संख्या कितने हैं तो 10,48,576। और यहाँ से एक बार जैसे जो है सवाल पूछा था पंचायत सचिव के एग्जाम में, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया था कि एक्सेल 2007 और इसके बाद के संस्करण में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो 16,384, 5वां का हो जाएगा C, और छठा का क्या हो जाएगा, छठा का भी C हो जाएगा 10,48,576। इसको याद रखिएगा। फिर जो है आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल। पूछा गया है यहाँ पे कि एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने वाली कुंजी प्रेस करें। कौन से कुंजी दबाने से जो है क्या होता है कि एक्सेल में एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने वाली शॉर्टकट की क्या है या फिर कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो इसको यहाँ से आप प्रैक्टिकली समझिए तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे समझना है कि इसका राइट आंसर जो है 7वां का C हो जाएगा, होम पेज। अब यहाँ पे देखिए हम जो है एक कॉलम होता है, एक कॉलम है और ये जो है रो होता है। तो हम जो है यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं और हम दबाते हैं होम बटन। तो होम बटन दबाने से देखिए 15 के बगल में आ गया, मतलब सबसे पहला वाला जो आपका है रो है इसमें आ गया ना। तो यही चीज़ पूछा गया है। ठीक है, कि एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव कराने की कुंजी कौन सी दबाई जाती है। तो होम टेब अगर दबाओगे तो जैसे देखिए ऐसे ऐसे जो होता है ये हो गया कॉलम, और ऐसे जो हो गया ये हो गया रो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 2, यहाँ 1 2 नहीं ABCD करके लिखा रहता है ना ऊपर में ABCD, और यहाँ लिखा रहता है 1 2 3 4। तो अगर आप इसमें काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसमें आ जाए तो आप जो है होम टेब दबाइए, डायरेक्ट जो है आप जो है इसमें आ जाओगे। यही सवाल पूछा गया था। फिर 8वां नंबर पूछा गया है कि एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के प्रचलन कहते हैं। 2 सेल को एक सेल में मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज सेल इसको कहते हैं। इसको भी प्रैक्टिकली करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा, कहाँ पे है उसको देख लेते हैं। डेटा में नहीं है, रिव्यू में नहीं है, व्यू में नहीं है,
जूम, फ्रीज, PDF एलिमेंट्स, इंसर्ट में देखिए यहाँ पे इसमें भी नहीं है। पेज लेआउट में देखिए, जैसे कि इसको हम 2 को सेलेक्ट किए, ठीक है, 2 सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, 2 सेलेक्ट किए, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि दोनों को जो है मर्ज कर दो, ठीक है, दोनों को जो है एक साथ मर्ज कर दो, मतलब मिला दो। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे, ये सवाल पूछा गया था ना कि एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के प्रचलन को क्या कहते हैं, मर्ज सेल, मर्ज सेल्स, मर्ज टेबल या फिर ज्वाइंट टेबल। 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज सेल इसको कहते हैं। जैसे कि 2 सेल है, एक सेल ये है और इसके बगल में एक और सेल है, अब दोनों को आप मिला देना चाह रहे हैं तो इसको कहते हैं मर्ज सेल, इसको कहते हैं, ठीक है, मतलब मिला देना। आगे देखिए एक और सवाल है कि स्प्रेडशीट से संबंधी पूछा गया है 9 में कि स्प्रेडशीट से संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा है, फार्मूला, ब्राउजर, सेल, कैरेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो आएगा ही नहीं, जैसे जो है 5वां ऑप्शन कभी नहीं पूछता है। तो 9th का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा है, सेल, ठीक है, सेल। 9वां का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। सेल बोलते हैं ना, छोटा छोटा जो स्प्रेडशीट के अंदर जो रहता है, छोटा छोटा जो घर बना रहता है, छोटा छोटा जो ब्लॉक बना होता है उसको। फिर 10वां नंबर पूछा गया है कि एक्टिव सेल कहलाती है सबसे पहले वाली सेल नहीं, सबसे आखिरी वाली सेल नहीं, वर्तमान सेल जिस पर यूजर डाटा एंटर करता है। जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉक पे आप काम कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है एक्टिव सेल। फिर आगे देखिए और भी सवाल है। 11 नंबर को देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। अब इसको देखिए 11 नंबर को कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या फिर संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है फार्मूला बार का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, फार्मूला बार का। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। इसको जो है आप MS एक्सेल खोलते हैं और MS एक्सेल खोलते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं, जैसे कोई फार्मूला, जैसे कि इक्वल टू, उसके बाद लिखते हैं सम, फिर करली ब्रैकेट ऑन, फिर करली ब्रैकेट ब्रो। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भी एक्टिव सेल में हम काम करते हैं ना, वो कहाँ पे दिखता है, फार्मूला बार में दिखता है ऊपर में, ठीक है। यही सवाल पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में, मतलब कि जो एक्टिव सेल में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको कहाँ पे दिखेगा, ये सारे चीज़ आपको फार्मूला बार में भी दिखेगा, ये चीज़ कि आप क्या कर रहे हैं एक्टिव सेल में, ठीक है। अब आगे देखिए एक और सवाल है। जो भी नए छात्र हैं, आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप जो है इंस्टॉल करके, जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है यहाँ पे कंप्यूटर का अलग से जो है क्लासेस लिया जा रहा है झारखंड सचिवालय का और LDC का। लगभग 16 क्लासेस हो चुकी है, आज 17वां क्लास है। कंप्यूटर का टॉपिक वाइज जो है क्लासेस दिया जा रहा है। कंप्यूटर का टॉपिक वाइज जो है आपको PDF मिल जाएंगे। और MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर MS ऑफिस के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर है, जहाँ से जैसे ज़्यादा प्रश्न पूछेगा उसका जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। आज हम 58 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको जो है बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टॉल कीजिए और इसमें जो कंप्यूटर क्लास है उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आगे देखिए हम लोग और भी सवाल को देखेंगे। 12 नंबर सवाल को क्या पूछा गया है, MS एक्सेल से सवाल पूछा गया है कि किस फंक्शन का उपयोग जो है वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि किस फंक्शन का उपयोग करके वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि तथा समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक कोई छोटा सा सेल है, ब्लॉक है, इसमें हमको जो है अभी का जो है तिथि और समय हमको अगर डालना है तो कौन सा फंक्शन की का यूज करेंगे, मतलब कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, टुडे, डेट, नाउ या फिर टाइम। आपको हम करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है नाउ हो जाएगा। अभी हम इसको करके दिखाते हैं MS एक्सेल पे। जैसे कि हम इस एक्टिव सेल पे काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है काम करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वल टू, उसके बाद लिखते हैं सम नहीं, यहाँ पे नाउ था ना, NOW,
और इसको जो है ऑन करके इसको जो है बंद कर देते हैं और इंटर दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे डेट दिखा ना, यहाँ पे डेट आपको दिख रहा है 9/7/2013 और टाइम भी दिखा रहा है 12:19। अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था उसको देखिए। पूछा गया था कि किस फंक्शन का उपयोग करके वर्कशीट के सेल में जो है वर्तमान तिथि तथा समय दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो नाउ का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसी तरह से डेट भी आप लिख सकते हैं, टुडे भी लिख सकते हैं, टाइम भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। फिर पूछा गया है कि प्रत्येक सेल लगभग कितने अक्षर स्टोर कर सकता है। ये जो छोटे छोटे सेल हैं, ब्लॉक है, ये मैक्सिमम कितने अक्षर स्टोर कर सकता है। तो 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 255 जो है अक्षर जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टोर करके रख सकता है। फिर आगे देखिए और भी सवाल है। 14 नंबर देखिए कि MS एक्सेल पूछा गया है कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स का क्या उपयोग है। डिस्प्ले के लिए, फार्मूला टाइप करने के लिए, सेल का एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए, या फिर रो और कॉलम प्रविष्ट करने के लिए। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सेल का एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे, अगर इस सेल पे हम काम कर रहे हैं तो इसका एड्रेस देखिए यहाँ पे एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है N13 पे, N पे काम कर रहे हैं और इधर से जो है 13 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉलम हो गया, ये हो गया रो हो गया, मतलब N कॉलम और रो जो है 13, N13 पे काम कर रहे हैं। यही तो एड्रेस बता रहा है कि आप किस सेल में काम कर रहे हैं, तो N13 में कर रहे हैं। N आ गया और 13 आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब इस सेल में आप जो है काम कर रहे हैं। यही सवाल जो है पूछा गया था। इसके बाद फिर देखिए आगे एक और सवाल है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल का जो है एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, नेम बॉक्स का जो है उपयोग किया जाता है। फिर 15 नंबर सवाल है कि एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या होती है कितने। तो इसको भी प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। यहाँ पे MS एक्सेल जो है इसको ओपन करते हैं, तो सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है। तो टोटल जो है 3 होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम फिर से करके दिखाते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक किए और न्यू पे क्लिक किए और नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, यहाँ पे वर्कबुक खोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो टोटल 3 शीट आते हैं एक वर्कबुक में। आप तीनों में जो है काम कर सकते हैं, एक साथ तीनों में काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए। 16 में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है, ग्रिड, वर्कशीट, वर्कबुक या फिर डेटाबेस। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। 17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होता है। ये जितने भी इस तरह के होते हैं ना, इसको फंक्शन कहा जाता है। आपको तो पिछले क्लास में हमने बताया हुआ था, इसके थ्योरी वाले क्लास में। यहाँ पे देखिए कहाँ पे सारे फंक्शन, हाँ देखिए ये सब क्या है। यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा होगा, आप देखिए यहाँ पे MS एक्सेल में पहले बनाए गए फार्मूला को फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि सम, ये सब क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये सब सारे चीज़ आपको जो है याद रखना है, छोटा मोटा हर चीज़ जो है आपको याद रखना है, ताकि यहाँ से एक भी सवाल जो है ना छूट सके। जैसे कि सम हो गया, ओड हो गया, इवन हो गया, मोड हो गया, ये सब क्या है, फंक्शन है। ये सब इसका यूज करके जो है आप काफ़ी आसानों से जो है डेटा को जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा, इक्वल टू पावर 2 और 10। इसका मान क्या होगा। इसको जो है आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, पावर का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 2 पर पावर 5, तो इसी तरह से 2 पर पावर 10 यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम जो है ये जो फंक्शन है इसको जो है हम इंटर करते हैं MS एक्सेल पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इक्वल टू POWER पावर, और उसके बाद ब्रैकेट ऑन 2, फिर जो है 10 ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाएं। 1024 इसका रिजल्ट आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1024, ठीक है।
इसी तरह से आप अगर देखना चाह रहे हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम इक्वल टू दबाते हैं, POWER पावर दबाएं, फिर ऑन किए, 2 लिखें, फिर जो है यहाँ पे कॉलम लगाएं और फिर जो है 2 पर पावर कितना देखना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं, इसको बंद किया और इंटर दबाएं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। रिजल्ट दिखा दिया। मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर जो है 10 24 हो जाएगा, 2 पर पावर 10। ठीक है। अब देखिए आगे और भी सवाल हैं, उसको भी देखिए। 18 नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि MS एक्सेल में सूत्र लिखने से पहले क्या लिखा जाता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर परसेंटेज। तो देखिए कोई भी सूत्र लिखा जाता है तो उसके पहले जो है बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अभी तो हम सारे फार्मूला में लगा रहे थे ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले हम इक्वल टू दबाते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं सम। इसलिए जो है सबसे पहले इक्वल टू का साइन जो है लगाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 18 का ए। फिर 19 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे MAX से मैक्सिमम होता है, मिनट ये सही है, ए भी सही है, MINA ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वैध फंक्शन नहीं है, मतलब कि सही फंक्शन नहीं है। गलत फंक्शन कौन सा है, तो गलत फंक्शन 19 का क्या हो जाएगा, ए। मिनिमम के लिए क्या फंक्शन यूज होता है, आप पिछला क्लास आप ओपन कीजिए और वहाँ पे PDF में देखिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम के लिए जो है क्या यूज किया जाता है उसको यहाँ पे देखिए आप, MIN, उसके बाद ब्रैकेट ऑन और क्लोज करना। यह फंक्शन उपस्थित सभी मानों में न्यूनतम मान को बताता है कि 4, 6, 2, 3, 10, इसमें सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, तो इसमें सबसे न्यूनतम मान 2 है। फिर मैक्सिमम क्या फंक्शन बताता है कि 4, 6, 2, 3, 10, इसमें मैक्सिमम जो है मान, उच्चतम मान कौन सा है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 10 है, इसलिए रिजल्ट 10 बता रहा है। यही चीज़ जो है यहाँ पे पूछा गया था आपका। ठीक है, अब देखिए 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20 में। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 में चलते हैं और इसको देखिए कि MS एक्सेल का उदाहरण है एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसको जो है क्लास के जो है सबसे पहले ही हमने जो है आपको बताया हुआ था। कहाँ पे बताया था उसको देखिए। देखिए सबसे पहला जो है, इस PDF को पढ़िएगा तो आपको देखिएगा, MS एक्सेल एक लोकप्रिय क्या है, स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और रो से मिलकर के जो है डेटा को जो है स्टोर करता है, व्यवस्थित करता है। ठीक है, अब आगे देखिए और भी सवाल है, उसको देखते हैं। लिखा गया है कि 21 नंबर की MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के लिए उपयोग होती है। इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली हम चलते हैं। हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं और MS एक्सेल को ओपन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको पूछ रहे हैं सवाल, ये चीज़ पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया है। जैसा कि हम F वाला जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं पूरा। ठीक है, पूरा हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमको जो है कौन सा की जो है दबाना पड़ेगा, तो हमको दबाना पड़ेगा Ctrl+स्पेस। हम दबाते हैं Ctrl+स्पेस, तो जो है क्या होता है कि इसमें जो है पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 21 का जो है भी Ctrl+स्पेस दबाते हैं हम लोग। इसमें हो नहीं रहा है। ठीक है, Ctrl+इंटर दिया है, तो Ctrl+इंटर अगर हम लोग दबाते हैं तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के उपयोग होता है, Ctrl+स्पेस। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, इसको यहाँ से देखिए। ठीक है, हमको ए वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है, तो हम दबाते हैं Ctrl+स्पेस। पूरा सेलेक्ट हो गया ना। जैसे कि हमको जो है यहाँ पे ओ वाला जो कॉलम है पूरा को सेलेक्ट करना है, तो हम
स्पेस दबाते हैं, पूरा सेलेक्ट हो गया। हमको ए वाला पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के लिए उपयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइएगा तो आप जो है पूरे कॉलम को जो है सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब देखिए आगे और भी सवाल है। 21 के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर पर कि MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस के दबाने से जो है आप हाइपरलिंक जो है ऐड कर सकते हैं, यही है शॉर्टकट की। जैसे कि आप हमारा PDF देखते होंगे तो PDF में लिखा रहता है ज्वाइन टेलीग्राम, और उस जैसे कि यहाँ पे लिखा है आंसर की, और जैसे ही आंसर की पे क्लिक करोगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल जाता है। तो हम क्या किए हैं, इस टेक्स्ट के अंदर जो है हम लिंक लगा दिए हैं, इसी को बोला जाता है हाइपर लिंक। कैसे लगाते हैं, कंट्रोल प्लस के यूज करके। आगे देखिए एक और सवाल है, 22 तक हो गया है, फिर हम लोग चलते हैं 23 में। ठीक है, 23 और 24 में। 23 में पूछा गया है कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर अलाइन होता है। आपको शुरू में ही बताए थे कि सेल में जो टेक्स्ट होता है वो जो है लेफ्ट साइड में होता है और नंबर जो है कहाँ होता है, राइट साइड में। ठीक है, फिर से देखना है तो फिर से हम आपको करके दिखाते हैं MS एक्सेल में। अगर यहाँ पे हम इस सेल को सेलेक्ट किए, यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट डाल रहे हैं जैसे कि AR, इंटर दबाएं तो देखिए राइट साइड में आ गया, लेकिन हम कोई नंबर दबा रहे हैं जैसे कि 52, ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट नहीं राइट में। देखिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट दबाते तो इस सेल का जो है राइट साइड में लिखा जाता है, लेकिन कोई अगर नंबर दबाते हैं तो फिर जो सेल है उसके, देखिए कोई टेक्स्ट दबाते हैं तो वो जो है सेल के जो है लेफ्ट साइड में दिखता है, और कोई नंबर दबाते हैं तो सेल का जो है राइट साइड में जो है आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर अलाइन करते हैं कौन से साइड में, लेफ्ट में, राइट में, जस्टिफाइड या फिर सेंटर। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा राइट में। ठीक है, फिर पूछा गया है कि टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन से की का, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा की का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए एक और सवाल है 25 और 26 को देखिए कि MS एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होता है, लॉजिकल, सीरीज, वित्तीय या फिर टेक्स्ट। कौन से फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होता है, लॉजिकल, सीरीज, वित्तीय या फिर टेक्स्ट। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज वाला जो है ये फंक्शन जो है उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर की, एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डिंग फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। वैल्यू, डेटा, सीरीज, फंक्शन, फील्ड, इनमें से कोई नहीं, काट दीजिए, चार ही ऑप्शन जैसे से पूछेगा। इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक है, हम आपको बताए थे इसको डिटेल में क्लास में। ठीक है, कहाँ पे बताए थे उसको भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं देखिए यहाँ पे है ये जो जितने भी फंक्शन आपको बताए थे उसके सबसे पहला में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। सबसे पहला लाइन कि MS एक्सेल में पहले से बनाए गए मतलब प्री डिफाइंड फार्मूला को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। यही सवाल पूछा गया था अभी यहाँ पर। ठीक है, कि एक्सेल में प्री रिकॉर्डेड, ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट मतलब कि प्री जो है पहले से बना करके रखा हुआ फार्मूला को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आगे देखिए फिर और भी सवाल है, 26 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 27 और 28 नंबर पर। लिखा गया है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित भुगतान राशि का गणना करता है। तो इसको समझने के लिए आपको जो है पिछले क्लास में हम नहीं बताए हुए थे आप लोगों को, 3 चीज़ आपको जो है याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित भुगतान राशि की गणना करता है। तो नियमित भुगतान राशि की गणना जो है कौन करता है, इसके पहले जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, PMT। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, एक
एम टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लॉज। दूसरा चीज़ बताएंगे कि आई पी एम टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लॉज। और फिर जो है एक और बताएंगे आपको पी पी एम टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लॉज। पी एम टी का मतलब होता है इसका उपयोग जो है प्रत्येक महीने की लोन इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए किया जाता है। प्रत्येक महीने में लोन का जो है इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए पीएमटी का जो है फंक्शन का यूज किया जाता है। आईपीएमटी जो है इसका मतलब ये है कि प्रत्येक महीने का ब्याज निकालने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। और पीपीएमटी का मतलब होता है कि प्रत्येक महीने का प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा तीनों फंक्शन को। फिर जो है और भी सवाल पूछा गया है, जैसे कि एक्सेल में एक्टिव सेल की विषय वस्तु में डिस्प्ले होते हैं, किसमें, एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु किसमें डिस्प्ले होते हैं, फुटर बार, टूल बार, टास्क बार या फिर फार्मूला बार में। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। आपको मैं अभी तो बताया था कुछ देर पहले ही, इसको हम जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सेल को जो है हम ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जैसे कि इसको हम सेलेक्ट किए, ये जो रजनी लिखा हुआ है इसको। ठीक है, अब इसको देखिए, जो भी हम सेल पे काम करते हैं उसका कॉलम सी है। ठीक है, और रो कौन सा है, 7 है। मतलब इसका एड्रेस कहाँ पे दिखाता है, देखिए कॉर्नर पे C7 पे आप जो है काम कर रहे हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पे पूछा गया था सवाल में, कि पूछा गया है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु या फिर जिस एक्टिव सेल में आप काम कर रहे हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, कहाँ पे दिखता है, तो फार्मूला बार में दिखता है। ठीक है, जो आपको हम बताएं अभी, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका एड्रेस कहाँ पे बताता है, एड्रेस जो है देखिए यहाँ पे बताएगा, लेकिन ये जो लिख रहे हैं कहाँ पे दिखाएगा, फार्मूला बार में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। इसको देखिए, यहाँ पे सवाल पूछा गया था ना कि एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु में डिस्प्ले होते हैं, कहाँ पे होते हैं, फार्मूला बार में। ठीक है, आगे और भी सवाल है, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 29 नंबर को देखिए कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में नए चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्सेल में जो है नया चार्ट बनाने के लिए जो है F11 का जो है प्रयोग किया जाता है। आपको हमने जो है काफ़ी सारा जो है शॉर्टकट की और फंक्शन की का जो है डिटेल हमने जो है दे रखा है पिछले क्लास में। तो एग्जाम पोर्टल ऐप का जो कंप्यूटर क्लास है उसमें जाइए और वहाँ से जो है इस PDF को डाउनलोड कीजिए, और जितने भी फंक्शन लिखा है, जितने भी जो है शॉर्टकट की है, उसको जो है आपको जो है याद करना है। बिना याद किए जो है आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जो है सब चीज़ आपको जो है याद करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरा शॉर्टकट की हमने दे रखा है, सारे शॉर्टकट की जो है किसी तरह से जो है आप लोग याद कर लीजिए। फिर जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर हम लोग देखते हैं। 31 में पूछा गया है कि MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। एक रो, ठीक है, एक रो और एक कॉलम जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 31 का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, उसको सेल कहा जाता है। एक्सेल में 7वीं रो और 7वीं कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। अब बताइए इसका राइट आंसर, कई बार आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो 7वीं रो और 7वीं कॉलम का जो है सेल एड्रेस क्या है, तो G कितना नंबर में आता है, ABCDEFG, G आता है 7 नंबर में। ठीक है, तो पूछा गया है कि रो और कॉलम का सेल एड्रेस क्या है। तो आपको हम जो है दिखाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके। आप MS एक्सेल ओपन कीजिए और G वाला सेक्शन में जाते हैं और 7 नंबर पे जाते हैं, तो G7। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ से G और 7 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कुछ। अब यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस कहाँ पे दिखा रहा है,
जी और 7 पे अगर हम काम करते हैं तो इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है, G7, ठीक है, दिखा रहा है ना G7, यही इसका जो है राइट आंसर होगा। इसको जो है हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे 32 नंबर देखते हैं तो G7 कहाँ पे लिखा है, बी नंबर में, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में 7वीं रो और 7वीं कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है, G7। सबसे पहले जो है कॉलम का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो है रो का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए और भी सवाल हैं, 33 और 34 को देखिए। पूछा गया है कि एक्सेल की अलाइंड टेब, ठीक है, एक्सेल की अलाइनमेंट टेब में विकल्प सेल को करने के लिए प्रयुक्त होता है, मर्ज सेल, अलाइनमेंट, रैप या फिर सबस्क्रिप्ट। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाते हैं कि कहाँ पे जो है आपको दिखेगा। आप जो है ये जो सवाल है कहाँ पे दिखेगा उसको देखिए। क्या पूछा गया कि एक्सेल में अलाइनमेंट टेब में विकल्प सेलों को करने के लिए प्रयुक्त होता है, मर्ज सेल। इसको आप MS एक्सेल ओपन करते हैं सबसे पहले और हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे, ठीक है, होम टैब पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए होम टैब पे अगर आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा अलाइनमेंट, ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, मर्ज एंड सेंटर, मतलब आप मर्ज वगैरह जो है 2 सेलों को जो है कर सकते हैं, 2 सेलों को एक में कर सकते हैं। फिर पूछा गया है 34 नंबर कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो कॉलम है सेमी कॉलम से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर इसको आप दबाओगे शॉर्टकट की तो क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसको दबाने से क्या होगा, 34 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, टाइम इंसर्ट होता है। अभी हम दिखाते हैं आपको सेल में करके, ठीक है। यहाँ पे हम सेल में क्लिक किए और हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, देखिए दबा रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम, देखिए यहाँ पे दिखा दिया टाइम, दिखाया ना, फिर से जो है आपको हम करके दिखा रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम। देखिए 12:42 अभी हो रहा है और यहाँ पे शो कर दिया, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम इंसर्ट होता है इसमें, ठीक है। कोई भी सेल में अगर आप टाइम इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट और इसको दबाओगे तो हो जाएगा। इससे और भी सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप दबाओगे M% अगर आप दबाओगे तो क्या होगा कि सेल के चारों तरफ जो है क्या हो जाएगा, बॉर्डर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप अंडरलाइन दबाओगे ना तो फिर क्या होगा, बॉर्डर जो है हट जाता है साइड में। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इस सेल को हम सेलेक्ट किए, ठीक है, हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट और देखिए बॉर्डर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर इसको हमको हटाना है तो हम फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बॉर्डर हट गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। ये सारे ट्रिक जितने भी शॉर्टकट की है हमने जो है PDF में आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग जो है उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। अब आगे देखिए 34 हो गया। फिर हम लोग चलते हैं 35 में कि MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समय अवधि पर डेस, क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समयावधि पर ट्रेडर्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर स्कैटर प्लॉट। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। लाइन का यूज किया जाता है, लाइन चार्ट का यूज किया जाता है समय अवधि के लिए, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं इस तरह से। फिर 36 नंबर देखिए कि स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, लाइन्स एंड स्पेस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में या फिर रो एंड कॉलम्स में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताए थे 36 का जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर इसका हम पेज में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्प्रेडशीट सिस्टम है MS एक्सेल जो कॉलम और रो में जो है डेटा को व्यवस्थित करता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। क्या पूछा गया है 36 नंबर में कि स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है, रो एंड कॉलम्स में, रो एंड कॉलम्स में, ठीक है। आगे देखिए और भी सवाल है 37 और 38 को देखिए।
पूछा गया है कि इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग जो है पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है। तो 37 का राइट शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+Shift+Tab दबाने से। 38 को देखिए कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। स्प्रेड सिस्टम की मूल इकाई किसे कहा जाता है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेल को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे और भी सवाल को देखते हैं 39 और 40 को कि एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फार्मूला एंटर किए जाते हैं? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फार्मूला बार में या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार में जो है फार्मूला यूज किया जाता है। फिर पूछा गया है कि MS एक्सेल 2007 में रो तथा कॉलम्स टाइटल को स्थान पर रोकने के लिए जिससे वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो तो निम्नलिखित में से किस पर क्लिक करना होगा? लिखा गया है कि रो तथा कॉलम्स टाइटल को स्थान पर रोकने के लिए जिससे वो वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो तो किस पे किया जाता है? व्यू टैब के फ्रीज पेन्स कमांड्स पर। ठीक है, अब हमको दिखाते हैं आपको कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए, हम चलते हैं व्यू वाला टैब में। ठीक है, और व्यू वाला टैब में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यू वाला टैब में गए तो आपको दिख रहा है फ्रीज एंड पेन्स। तो इस तरह से अंदर से भी सवाल पूछेगा कि रूलर जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, किस टैब में? व्यू वाला टैब में। जूम जो है किस टैब में देखने को मिलेगा? तो व्यू वाला टैब में। तो आपको जो है इसको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम आपको जो है चार्ट का नाम आपको दिखा रहे हैं, इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। देखिए चार्ट का प्रकार है। ठीक है, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर इसको कहते हैं, स्टॉक, सरफेस, डॉटनेट, बबल और रडार। इसी में से एक सवाल पक्का फंसाएगा जेएसएससी, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चार्ट नहीं है। MS एक्सेल में चार्ट यूज नहीं किया जाता है। कोई और किसी और का नाम लेकर के इसमें जो है 4 ऑप्शन में एक दे देगा, जैसे कि इसी में से 3 दे देगा और एक अलग से दे देगा, तो आपको छांटना पड़ेगा। इसलिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 का 10 चार्ट का नाम आपको याद रखना है, इसको लिख करके रख लीजिए। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग और भी सवाल को देखते हैं। इसका राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर देखिए कि MS एक्सेल में पूछा गया है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में या फिर कॉलम डेटा को रो में डिस्प्ले करती है? तो 41 का राइट आंसर जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, फिर 42 देखिए कि कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 42 का राइट आंसर जो है विजुअल बेसिक, इसी लैंग्वेज को उपयोग किया जाता है मैक्रो क्रिएट करने के लिए MS एक्सेल में। फिर जो है आगे और भी सवाल हैं, इसको देखिए 43 को और 44 को कि MS एक्सेल में आप में द्वारा सेल को एक्टिव कर सकते हैं। टैब की द्वारा सेल पर क्लिक करके एरो की उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आप टैब पे क्लिक करोगे तो टैब की का यूज करके कर सकते हैं। जो सेल पे काम कर रहे हैं उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। आप एरो की क्लिक करके जो है आप जो है सेल को एक्टिव कर सकते हैं। फिर 44 में पूछा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे वर्कशीट, रोज, कॉलम, उपर्युक्त सभी। तो 44 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। MS एक्सेल में जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो केवल रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो केवल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर जो है आगे और भी सवाल है। 44 के बाद 45 देखिए कि MS एक्सेल 2007 में जब फार्मूला बार एक्टिव हो तब आप देख सकते हैं एडिट फार्मूला बटन, कैंसिल बटन, एंटर बटन, उपर्युक्त सभी। तो 45 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए MS एक्सेल 2007 यहाँ पे दे देगा, हो सकता है 2010 भी दे देगा, हो सकता है 2012 भी दे देगा। ठीक है, लेकिन सबका फंक्शन अभी जो है MS एक्सेल 2007 के बाद जो भी वर्जन आया है ना, सबका लगभग सेम ही फंक्शन है। आगे देखिए और भी सवाल है। 45 के बाद हम लोग चलते हैं 46 और 47 पे। लिखा है कि एक्सेल में स्टेटस इंडिकेटर्स पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फार्मूला बार में। आप किस सेल में काम कर रहे हैं
वो तो एड्रेस दिखा ही रहा है, लेकिन आप किस सेल में क्या काम कर रहे हैं वो स्टेटस आपको जो है फार्मूला बार में दिखाई देता है। आप यहाँ पे देखिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम कट करते हैं। जैसे रजनी पे क्लिक किए तो हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हम कुछ एडिट भी करते हैं, तो देखिए सारा दिखता है फार्मूला बार में, यहाँ पे दिख रहा है ना। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। ये एड्रेस बार होता है C7 और ये जो GH जहाँ पे लिखा रहा है फार्मूला बार होता है, इसको कहते हैं। फिर आगे देखिए और भी सवाल है। पूछा गया है कि MS एक्सेल में प्री सिलेक्टेड रेंज में प्रीवियस सेल एक्टिव करने के लिए कौन से बटन जो है दबाए जाते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा D, अल्ट की नहीं, टैब की नहीं, इंटर की नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आगे देखिए और भी सवाल है। 48 देखिए और 49 देखिए। पूछा गया है 48 में कि एक्सेल में उपयोग किए जाने वाले चार्ट हैं। अभी हम आपको चार्ट का प्रकार बताए थे, 10 प्रकार का चार्ट। यहाँ पे पूछा जाता है कि MS एक्सेल में उपयोग किए जाने वाले चार्ट हैं। बार चार्ट, स्केटर चार्ट, डोनट चार्ट, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 7 और भी चार्ट हैं जो आपको हमने बताया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख करके रख लीजिए। 49 में पूछा गया है कि MS एक्सेल में सेल में कमेंट्स रखना कहलाता है। कल के क्लास में आपको हम बताए थे, थ्योरी वाला क्लास में। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा B, सेल टिप कहते हैं इसको। किसी भी सेल में कमेंट करते हैं आप तो उसको सेल टिप कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि इनमें से जो है कौन सा लॉजिकल फंक्शन है, एंड और इफ, उपयुक्त सभी। राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो है लॉजिकल फंक्शन है। फिर आगे देखिए 51 और 52 देखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल वर्कबुक का संग्रह होती है। वर्कबुक्स का वर्कशीट लेकिन चार्ट नहीं, चार्ट लेकिन वर्कशीट नहीं, वर्कशीट तथा चार्ट। तो 51 का राइट आंसर D हो जाएगा। ये जो वर्कबुक होता है ये वर्कशीट का जो है कलेक्शन होता है, साथ ही साथ उसमें चार्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फार्मूला खाली स्थान को भरना है। सेल रेफरेंस को रिप्लेस करता है, कैरेक्टर की ASCII वैल्यू रिटर्न करते हैं, टेक्स्ट को जोड़ते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, या फिर फार्मूला एरर वैल्यू प्रदर्शित करते हैं।